नमस्कार दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की तीसरी क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है भी आपने वो विद्या पढ़ाई की कसम अच्छे से खाई होगी और जिन्होंने ये टेस्ट ऑफलाइन दिया है उन्होंने इन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा। और इन क्वेश्चनों को पुट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो और भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इसका टेस्ट ऑफलाइन नहीं दिया है, ठीक है। और जिन्होंने दिया है वो ज़्यादातर मुझे पता है आपके डोल को मैं अच्छे तरीके से पहचानता हूँ, भूल भी गए होंगे, परंतु अब आपको फाइनल पीडीएफ और ये सारे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल जाएंगे तो इन फ्यूचर कोई मिस्टेक ना हो। तो हमें एक ही चीज़ को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि चीज़ें आसान हैं परंतु गलती कहाँ होती है, हम भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। चलते हैं आज की तीसरी क्विज पर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन कौन सा भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट। अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग निम्न में से किस में होती है? देखो भाई, जो इस प्रकार से हमारा परागकण की आंतरिक संरचना है तो उसमें कई परतें पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो टेपिटम होगी भाई सबसे आंतरिक, सबसे बाह्य जो है एपिडर्मिस होगी, सबसे बाह्य, ये सबसे बाह्य होती है, सबसे बाह्य। ये मध्य की परतें होती है मिडल लेयर्स, ठीक है। टेपिटम सबसे आंतरिक होती है। तो एक तो सीक्वेंस सबसे आंतरिक, नीट के अंदर तो एक बार सीक्वेंस भी पूछा था, ठीक है। इनका सीक्वेंस क्या है? तो सबसे बार 1 नंबर ये, 2 नंबर एंडोथीसियम, 3 नंबर मध्य परतें मिडल लेयर और नंबर 4 जो है टेपिटम है। तो ये पूछ रहा है भी इनमें से अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग किस में होती है बच्चों? तो देखो एंडोथीसियम ऐसी लेयर है जिसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। मैं पूरा बताता हूं आपको। जो एंडोथीसियम है ना, एंडोथीसियम, इसमें क्या होता है भी अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। और अल्फा सेलुलोज की एक खासियत है बच्चों, अल्फा सेलुलोज की खासियत है भी यह आर्द्रता का अवशोषण करती है भी, आर्द्रता का अवशोषण करती है, एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी। और इस प्रकार से जैसे ये फाइब्रस बैंड बन गए अल्फा सेलुलोज के कारण, जिन्हें हम पट्टियां भी बोलते हैं, तो ये क्या करेगी, ये जैसे ही आर्द्रता एब्जॉर्ब करेगी, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करेगी, जल प्रवेश करेगा तो यहाँ से प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो ये फट जाएगी। तो परागकण जो होता है ना, एंथर जो होता है, उसको डेहेंसिंग करने में, उसके प्रस्फुटन में एंडोथीसियम का बहुत बड़ा रोल है। परागकोश प्रस्फुटन, परागकोश प्रस्फुटन में एंडोथीसियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज है और अल्फा सेलुलोज का काम आर्द्रता को अवशोषित करना और आर्द्रता अवशोषित करके उसको प्रस्फुटित कर देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा, तो समझ आ गया राइट आंसर क्या हो गया हमारा, एंडोथीसियम। और क्रम भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, स्पोरोपोलिनिन बाह्य चोल पाया जाता है भी। एक तो स्पोरोपोलिनिन की खासियत बच्चों ये है भी किसी भी एंजाइम द्वारा पाचित नहीं होता है भी। कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता और इसका निर्माण
टैपिटम करती है भी। कौन करती है भी? टैपिटम करती है। अब ये कह रहे हैं ये किसके बाहर पाया जाता है? अंड कोशिका के बाहर नहीं, केंद्रकीय कोशिका के बाहर नहीं, परागकोश के बाहर नहीं। परागकोश के बाहर हुआ तो इसका प्रस्फुटन ही नहीं हो पाएगा। तो परागकण पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस प्रकार से स्पोरोपोलिन की परत पाई जाती है बच्चों। और ध्यान रखना पूर्णतः नहीं होती, 100% नहीं होती। एक जगह ऐसा होता है जहां पर ये नहीं होता और उसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। जर्मपोर, जर्मपोर, ताकि यहां से पोलन ट्यूब का निर्माण हो सके। नहीं तो पोलन ट्यूब कैसे निकलेगी? तो एक जगह छोड़ भी दी है। तो हर चीज की व्यवस्था इस प्रकृति में की गई है। और इसका महत्व क्या है? ताकि देखो पोलन ग्रेन को ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है, तो वो नष्ट भी हो सकते हैं, जल के द्वारा भी जाते हैं, वायु द्वारा भी जाते हैं, कीटों द्वारा भी जाते हैं, तो वो नष्ट भी हो सकते हैं। तो वो नष्ट न हो, उनको बचाया जा सके, इसीलिए उनके चारों ओर स्पोरोपोलिन की लेयर जो है पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी? पराग कणों को पोषण प्रदान कौन करती है भी? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। तो भाई एपिडर्मिस नहीं करती जी, सबसे बाह्य परत है। एंडोथीसियम नहीं करती, प्रस्फुटन में काम देती है। टैपिटम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। टैपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। दो प्रकार की होती है, एक तो अमीबीय और एक होती है स्त्रावी, एमीबॉइड, और सेकंड जो है सिक्रीटिव। और ये अपहासित हो जाती है दोनों ही रूप में, पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाती है। एपिडर्मिस भी, एंडोथीसियम भी और टैपिटम भी। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। सारा का सारा अपने आप को न्यूट्रिशन जो है, अपना न्यूट्रिशन अपने अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी पोलन ग्रेन को दे देती हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागकणों को पोषण कौन प्रदान करती है भी? टैपिटम प्रदान करती है, और सबसे आंतरिक परत है, एंथर की सबसे इनर लेयर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? प्रारंभिक अवस्था में परागकण आपस में जुड़े होते हैं। देखो भी ये प्रोसेस है, समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। परंतु इनिशियल स्टेज पर ये परागकण आपस में जुड़े रहते हैं, टेट्राड फॉर्म में होते हैं भी, चतुष्क। और ये किस कारण से जुड़े होते हैं ये पूछा हमसे। यूबिस्काई के कारण? नहीं जी। पैक्टिनोज के कारण? नहीं। केलोज या केलेज, ये दो चीजें अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो केलेज जो है ये एक एंजाइम है, एंजाइम है जो केलोस का पाचन करता है, केलोस का पाचन करता है। और ये एक ऐसी सब्सटेंस है जो जोड़कर रखता है इनिशियल स्टेज पर। बाद में क्या आता है? केलेज आ जाता है, केलेज इसका डाइजेशन कर देता है भी, और केलेज डाइजेशन करता है तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। परागकण क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? केलोज करता है। केलोज, केलेज जो है वो एंजाइम है जो केलोज का क्या करेगा? पाचन करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म
पौधे में पादप शरीर होता है, प्लांट बॉडी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहा है बच्चों। देखो एंजियोस्पर्म जो है ना, एंजियोस्पर्म जो है इसके अंदर दो जनरेशन है, एक तो मुख्य पीढ़ी और एक गौण पीढ़ी, अपहासित पीढ़ी। एक तो मेन जनरेशन है। अब इस मेन जनरेशन में कौन आता है भी? तना, पत्तियां, जड़ें, और ये सारे के सारे द्विगुणित कोशिका से बने होते हैं। द्विगुणित कोशिका से बने होते हैं। डिप्लॉइड सेल होती हैं भी। और गौण पीढ़ी जो है ना, इसके अंदर आ जाते हैं नर व मादा युग्मक। अब नर व मादा युग्मक बनते तो मुख्य पीढ़ी से ही है, अर्धसूत्री विभाजन से, परंतु थोड़े ही समय के लिए होते हैं। नर व मादा युग्मक बने और उन्होंने निषेचन किया, वापस किस स्थिति में आ गए? डिप्लॉइड कंडीशन। और ये हैप्लॉइड होते हैं भी। क्या होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। तो दो पीढ़ियां हैं, तो मुख्य पीढ़ी जो होती है वो द्विगुणित होती है और गौण पीढ़ी जो है वो क्या होती है? अगुणित होती है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। प्लांट बॉडी पूछा है। प्लांट बॉडी पूछा है मतलब कौन, किसकी बात कर रहा है? तने की, पत्ती की, ठीक है। तो ये पूछा, ये अगुणित होती है क्या? नहीं जी। द्विगुणित और युग्मक होती है क्या? नहीं। अगुणित और युग्मक होती है? नहीं। तो कौन सा बच गया? द्विगुणित और बीजाणुद्भिद, डिप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट। अगर वो पूछता गौण पीढ़ी कैसी होती है, तो अगुणित और युग्मकोद्भिद होती है। हैप्लॉइड एंड गैमीटोफाइट होती है गौण पीढ़ी, और मुख्य पीढ़ी जो होती है वो द्विगुणित होती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n हो। जैसे मनुष्य की सारी कोशिकाएं क्या है? द्विगुणित है, परंतु स्पर्म और ओवम सेल क्या है? हैप्लॉइड है। उसी प्रकार एंजियोस्पर्म में भी ऐसा चलता है, ठीक है भी। तो इनकी मुख्य पीढ़ी क्या है? द्विगुणित और बीजाणुद्भिद, डिप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुष्प मॉडिफिकेशन किसका है? पुष्प जो है किसका मॉडिफिकेशन है? जड़ का? रॉन्ग। पर्ण का? नहीं जी। तो शूट का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है, ध्यान रखना। क्योंकि जो इंटरनोड्स हैं वहां से डेवलप होता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन किसका है? अभी प्ररोग का है या शूट का मॉडिफिकेशन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमीटोफाइट कौन है? भ्रूण है, भ्रूणपोष है, भ्रूणकोश है। तो ये बात कर रहा है इसकी भी, फीमेल गैमीटोफाइट कौन सा है? तो ये जो संरचना होती है ना बच्चों, ये होती है फीमेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर इस प्रकार से 3-2-3 की अरेंजमेंट होती है। और ये संरचना क्या कहलाती है? एम्ब्रियो सेक। क्या कहलाती है? एम्ब्रियो सेक कहलाती है। निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये गैमीटोफाइट के बारे में बात कर रहा है, फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में बात कर रहा है, तो भ्रूणपोष भी निषेचन के बाद बनता है। और ये संरचना जो है ये फीमेल गैमीटोफाइट की संरचना है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश। तो यहाँ पे
कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात गैमीट्स की पूछ रहा है, मतलब हैप्लॉइड सेल की बात पूछ रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन की बात कर रहा है। इनमें से कौन से हैप्लॉइड है? भ्रूणपोष में तो ट्रिपल फ्यूजन हो, मतलब त्रिसंलन हो गया, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बात हुई है, भ्रूण भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो ये कंडीशन जो है, ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भ्रूण कोष में होता है, भ्रूण कोष में क्या होता है? बार बार हम वही बात कर रहे हैं, भ्रूण कोष में क्या स्थितियां हैं, क्या है भी? कितनी सेल हैं बच्चों, काउंट करो। नाम लिख देता हूं, ये चलाजा कोशिकाएं हैं, चलाजा सेल्स हैं 3। ये सिनर्जिड सेल कहलाती हैं भी, सिनर्जिड सेल कितनी? 2। ये सेंट्रल सेल है, सेल 1 है परंतु इसमें न्यूक्लियस 2 है, देखो क्योंकि मर्ज होगी। और ये एग सेल है, ये कितनी है? 1। तो एग सेल में सेल 1 न्यूक्लियस 1 तो 1, सिनर्जिड सेल 2 सेल और 2 न्यूक्लियस, तो टोटल कितने हो गए? 3, ठीक है। ये 1 सेल है 4 और ये 3 सेल है 7, यानी सेल कितनी होगी? 7 होगी। 7 सेल वाले ऑप्शन है इसमें, 7 सेल 8 सेल, तो ये 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाता है। तो भ्रूण कोष में 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? भी देखो, पहले तो ये है परागकण, इसमें माइटोसिस होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक तो जनरेटिव सेल या जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। अब फिर क्या होता है, एक बार फिर इसमें माइटोसिस होता है भी, परंतु ये माइटोसिस जो है केवल, इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, केवल जनन कोशिका में होता है। अगला समसूत्री किस में होता है बच्चों? केवल जनन कोशिका में होता है। तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब ये स्थिति होगी, देखो इसको रेड से करते हैं, इसको ब्लू से। अब ये स्थिति होगी, पहले एक सिंगल सेल थी, डिवाइड हुई 2 में, एक कायिक कोशिका बन गई, एक जनन कोशिका। ये पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी और जनन कोशिका में फिर माइटोसिस हुआ तो कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। और ये दोनों के दोनों नर युग्मक हैं, क्या है भी? नर युग्मक हैं, और ये दोनों के दोनों फर्टिलाइज होंगे, एक तो अंडाणु कोशिका से और एक सेंट्रल सेल से, ठीक है। तो इसमें बताओ भी ये क्या पूछ रहा है, एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 100 निषेचन में नर व मादा 100 फर्टिलाइजेशन करवाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ये पूछता है। तो भाई देखो, मादा जो होती है ना, मादा में एक अर्धसूत्री से एक अंडाणु कोशिका बनती है भी, जबकि नर में एक अर्धसूत्री से, एक मियोसिस से कितने? 4 परागकण बनते हैं। अब हो गया सोल्व जी। मादा में तो एक मियोसिस से 1 और मेल में एक मियोसिस से 4। अब ये पूछ रहा है 100 फर्टिलाइजेशन करवाने हैं, तो 100 करवाने हैं। पहले किसका पूछा? नर में।
पहले यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे पहले नर में पूछा है, तो नर में 100 बनाने के लिए कितने होने चाहिए? 25। तो पहला ऑप्शन आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और मादा में 100 बनाने हैं तो कितने? 100। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। तो कॉन्सेप्चुअल से हैं, कठिन नहीं है, समझने वाले हैं। द्विनिषेचन व त्रिसल्यन विशेषता है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है भी, एंजियोस्पर्म की विशेषता है, एंजियोस्पर्म की विशेषता है, और बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बार बार ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंजियोस्पर्म की विशेषता है द्विनिषेचन व त्रिसल्यन। अगला क्वेश्चन, बीजावरण का विकास होता है भी, बीजावरण के विकास के बारे में पूछा है, ठीक है। सीड कोट किससे बनता है? देखो, अंडाशय से तो फल बनता है बच्चों, केंद्रीय कोशिका से भ्रूण पोष बनता है, एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। न्यूसेलस जो है ये अपहासित भी हो सकता है भी, अपहासित, या परिभ्रूणपोष भी बना सकता है, परिभ्रूणपोष भी ये बनाता है, ठीक है। अब बच गया अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। इस प्रकार की संरचना हमने पढ़ी है ना, देखो। तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं, इनसे सीड कोट का निर्माण होता है बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो गया? और इनके बारे में भी मैंने आपको सारी बातें बता दी। न्यूसेलस जो है डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, परंतु परिभ्रूणपोष भी बना सकती हैं। और अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है बच्चों? बीज, यानी ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। त्रिसल्यन से क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? क्या बनता है? अभी भी अगर किसी को डाउट है फिर तो गड़बड़ होगी भाई। भ्रूणपोष बनता है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बन सकते हैं? 3 प्रकार के। केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। 3 प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं। और काम क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को क्या करना बच्चों? पोषण प्रदान करना। उम्मीद है आपको ये ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमने लगभग 40 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 3 क्विज के माध्यम से कर लिए हैं। डायरेक्ट 40 हैं, मल्टीप्लाई करोगे एक एक ऑप्शन को तो 120 बनते हैं बच्चों। और मुझे नहीं लगता भी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 120 क्वेश्चन से कोई बाहर जाएगा। तो इसीलिए इनको ध्यान से करना, हमेशा याद रखना। डाउट हो तो डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, आप मुझे पूछते भी हैं और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उसको हम क्लियर भी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बच्चों को साथ में जोड़ना, ये आग्रह हमेशा ही आपसे मेरा रहेगा। पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।